नमस्कार दोस्तों, टेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने एक स्पेशल टॉपिक जो है डिस्कस करने के लिए सोचा है और मैं ये टॉपिक बहुत ही दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो समझ लेते हैं आज इस टॉपिक को। ये अक्सर न्यूज़ में चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और यूपीएससी सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होगा। सो आइए जान लेते हैं क्या है कानून, क्या क्या चीजें हैं। तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है दल परिवर्तन कानून, दल बदल कानून की उत्पत्ति कैसे हुई या दल बदल कानून के उद्देश्य क्या क्या हैं, अयोग्यता या निर्भरता के आधार क्या क्या हो सकते हैं और दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हालिया घटनाएं क्या क्या रही। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है दल परिवर्तन कानून या दल बदल कानून। दल परिवर्तन कानून 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। सो दल परिवर्तन कानून जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और सामान्यतः इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा जाता है। तो कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल के सिद्ध आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है। इसका लक्ष्य विधायकों को उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता में परिवर्तन करने से रोकना था। यह संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। अगला देख लेते हैं दल बदल कानून की उत्पत्ति के बारे में। वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली इन्होंने। इसके बाद आया राम गया राम भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय मुहावरा बन गया। राज्यों में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन करना एक सामान्य बात हो गई थी, जिसने राज्य सरकारों को उनकी सत्ता से हटाने का कार्य भी किया। लोकसभा में इस पर चिंता व्यक्त की गई और समस्या का अवलोकन करने के लिए गृह मंत्री यशवंत राव बलवंत राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। दल बदल कानून की उत्पत्ति, आइए इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चौहान समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि कोई विधायक धन लाभ के लिए दल परिवर्तन करता है तो उसे संसद से बाहर कर दिया जाना चाहिए और कुछ समय के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। किसने कहा था? चौहान समिति ने यह सिफारिश की थी। ठीक है जी। इसके बाद है दल बदल विरोधी कानून इस तरह परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसलिए 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे शुरू किया गया। तो किसके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया? तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया। और किस समिति की सिफारिश पे? तो चौहान समिति की सिफारिश पे। वर्ष 1992 में 10वीं अनुसूची को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया और किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य में एक ऐतिहासिक मामले के तहत इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से नियमित दल बदल से निपटने के लिए दल परिवर्तन कानून को और अधिक प्रभावी बनाया गया। ठीक है जी। आगे दिया गया है दल बदल कानून के उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि किसी पद या भौतिक लाभ अथवा ऐसे अन्य विचारों के प्रलोभन से प्रेरित दल परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, या किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह का भौतिक लाभ मिल रहा है या किसी तरह से जो है प्रेरित होकर के दल परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी तरह का हो सकता है कि पैसा या लोभ या लालच में आकर के परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस तरह के उद्देश्यों को रोकता है, उस तरह के लोगों को प्रलोभन से रोकता है। यह विधायकों को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिए एक राजनीतिक संघ से दूसरे राजनीतिक संघ में स्थानांतरित होने से भी रोकता है। यह दलीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखता है और सरकारों को गिराने के खतरे से भी रोकता है। विधायक पार्टी व्हीप के पक्ष में मतदान करें, इस बात को सुनिश्चित करते हुए यह पार्टी दलीय अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। तो विधायक जो है अपनी पार्टी के पक्ष में जो है वोटिंग करें, इस चीज को भी ये सुनिश्चित करता है। यह सदस्यों की निहर अयोग्य ठहराए बिना राजनीतिक दलों के विलय की अनुमति देता है। यह लोकतंत्र की संस्था को मजबूत करता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है।
अब आगे देख लेते हैं कि अयोग्यता या निर्भरता के आधार क्या क्या हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दल परिवर्तन कानून के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की है। निर्भरता के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग करना। इसका अर्थ त्याग पत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। औपचारिक त्याग पत्र के अभाव में उनकी सदस्यता के त्याग पत्र का अनुमान विधि निर्माता के रूप में उनके आचरण से भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जनता दल यूनाइटेड के 2 सदस्यों ने वर्ष 2017 में राज्यसभा के सभापति द्वारा अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आलोचना की थी और विपक्षी दलों की रैलियों में भी भाग लिया था। अब आगे देख लेते हैं कि दल बदल का एक अन्य आधार निर्देशों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है। जैसे कि पार्टी ने कोई निर्देश दिया और आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसको मानते नहीं है, तो ये भी एक जो है अन्य आधार हो सकता है आपके अयोग्य ठहराए जाने का। इसका अर्थ यह है कि यदि विधायक उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा या जाता है। राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देशों को पार्टी व्हीप के नाम से जाना जाता है। तो पार्टी व्हीप क्या होती है? तो राजनीतिक दल जो अपने निर्देश जारी करते हैं उसको जो है पार्टी व्हीप कहा जाता है। एक विधायक को आगे की भी अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है और एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो अगर कोई जो है स्वतंत्र विधायक है, वह किसी राजनीतिक दल से नहीं है और वह अचानक से जो है किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक विधायक को अयोग्य घोषित माना जाएगा यदि वह एक मनोनीत सदस्य है और विधायक बनने की तिथि के 6 माह बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये अयोग्यता के आधार क्या क्या है इसके बारे में लिखा गया है। अब है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हालिया घटनाएं। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्पीकर को उचित समय के भीतर अयोग्यता के सवाल पर फैसला करना चाहिए। अब सबसे पहला जो इसकी घटना थी यह है किशम मेघचंद बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर वाद 2020। किशम मेघचंद बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर वाद में न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने दल बदल के मामलों से निपटने के लिए एक बाहरी साधन स्थापित करने की आवश्यकता की बात की। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट ने भी स्पीकर और राज्यपाल की भूमिकाओं और दल बदल कानून विरोधों पर फिर से प्रकाश डाला। अब आइए देख लेते हैं कि ये जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान दिया गया है। यह प्रश्न 2014 में आया है। ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। अगर आपने इस ऑडियो आर्टिकल को सही ढंग से सुना होगा तो जरूर आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न देख लेते हैं कि कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहाव प्राय देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया है को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। यह प्रश्न 2013 की मेंस परीक्षा में आया है। तो आपने अगर इस ऑडियो आर्टिकल को ध्यान से नहीं सुना है तो एक बार ध्यान से फिर से देखें, जरूर आपको इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले ऑडियो आर्टिकल में, तब तक के लिए नमस्कार।